बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 9 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे पास डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल है। अब हम एक्स रे को यूज़ करते हैं कोई मटेरियल हो, कोई सॉलिड हो, उसका स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास जो डायफ्रैक्शन है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। डायफ्रैक्शन एक्सरे के ज़रिए हम इजीली क्या कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल सॉलिड का हो उसका स्ट्रक्चर बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं। आज हमने वो सारे मेथड्स देखने हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि हम उसको यूटिलाइज करके हम एक्सरे से हम किसी भी मटेरियल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम आते हैं अपने सबसे पहले एक्स रेज के बारे में। एक्स रेज क्या होती है? एक्स रेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको कोई मटेरियल की जरूरत नहीं होती, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब है ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही होती हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से जो हमारे पास जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, और ऐसी वेव्स इनको मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो वो कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मच शॉर्टर वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा स्मॉल हो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो हमारे पास अबाउट 10⁻⁻10 मीटर होती है। अब वो कहता है, अब यहाँ पे हम इसकी कंडीशन बताने लगे। ये हमारे पास कंडीशन है, कंडीशन टू ऑब्जर्व डायफ्रैक्शन। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व डायफ्रैक्शन, द इफेक्ट ऑफ डायफ्रैक्शन ऑफ grating spacing must be the order of wavelength of the radiation used in a regular array of atoms। तो हमारे पास जितना ग्रेटिंग स्पेसिंग हमारे पास होगी उतनी ही उसकी वेवलेंथ भी होनी चाहिए जो हम रेडिएशन यूज करें। तो हम इजीली अपनी क्या कर सकते हैं, डायफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसमें ये बता रहे हैं। तो वो कहता है द रेगुलर अरे ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल फॉर्म्स अ नेचुरल डायफ्रैक्शन। वो कहता है जो रेगुलर अरे ऑफ एटम्स होती है वो बेसिकली नेचुरल डायफ्रैक्शन पैटर्न के लिए हमारे पास एटम्स बना रहा होता है। तो वो कहता है नेचुरल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद स्पेसिंग दैट इज टिपिकली 10⁻⁻10। तो हमारे पास जितना एक्सरेस की हमारे पास वेवलेंथ होती है उतना ही एटम इस तरह से स्पेसिंग में है कि उनकी जो स्पेसिंग के दरमियान जो विड्थ है वो भी 10⁻⁻10 है। तो इसका मतलब है ये नेचुरल हमारे पास मटेरियल होगा जो डायफ्रैक्शन करवा रहा होगा। इस बात में ये बताया। अब ये किसने ऑब्जर्व किया और क्या मेजरमेंट की, अब हम वो देखने लगे। हमारे पास थोड़ी सी अगर डायग्राम साथ देख लेना तो हमारे पास ये स्पेसिंग है, ये दो P और P1 और P2 और P3 के दरमियान जो स्पेसिंग होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो इतनी ही होगी जितनी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज किए। लाइक P और P के दरमियान 10⁻⁻10 की स्पेसिंग है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी 10⁻⁻10 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ताकि हमारे पास डायफ्रैक्शन हो सके इजीली। क्योंकि हमने डेफिनेशन ऑफ डायफ्रैक्शन में हमने इसकी कंडीशन भी देखी थी। तो अब हम ये देखते हैं कि किसने ऑब्जर्व किया। एक्स-रेज वाज इनिशिएट इन 1914 बाय W.H. ब्रैग एंड W.L. ब्रैग। ये W.H. ब्रैग और W.L. ब्रैग ने ऑब्जर्व किया। ये फिनोमिना क्या था? टू अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट अ सीरीज ऑफ पैरेलल क्रिस्टल फेसेस at atomic planes of constant interplanar spacing d, जिनके दरमियान जो स्पेसिंग होगी वो क्या होगी, d होगी। P और P1 के दरमियान, P1 और P2 के दरमियान d स्पेसिंग होगी। तो वो कहता है क्रिस्टल स्पेसिंग d पैरेलल टू अ क्रिस्टल फेस एज शोन बाय लाइंस PP प्राइम। ये पहली लाइन आ गई PP प्राइम की, ये सेकंड आ गई P1 प्राइम की, ये P2 प्राइम आ गए, ये P3 प्राइम आ गए। तो हमारे पास ये इस तरह से पैटर्न आ रहा है। अब हम इसका पैटर्न देखते हैं कि किस तरह से ये ऑब्जर्व करेगी। हमारे पास यहाँ पे बेसिकली एटम्स होते हैं,
यहाँ पे एटम्स होते हैं, इनके दरमियान स्पेस होती है। अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसकी सरफेस पे पड़ती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, रिफ्लेक्ट का मतलब है टकरा के वापस चले जाना, और कुछ रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, उस मटेरियल के अंदर चली जाती हैं जहां पे स्पेस होगी। तो जैसे ही स्पेस होगी तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है। फिर होता ये है कि कुछ यहां से रिफ्लेक्ट होके ऊपर चली जाती हैं, कुछ यहां से हमारे पास फिर ट्रांसमिट होकर नीचे चली जाती हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से फिनोमिना होता है। अब बेसिकली हमारा टास्क ये है कि हम ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं कि यहां से लेके ये हमारे पास रेज चली गई, ये भी रेज चली गई। अब जो यहां से लेके यहां तक जिसने एक्स्ट्रा पाथ कवर किया, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक इसने एक्स्ट्रा पाथ कवर किया, वो हमने कैलकुलेट करना है। अब वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मैं यहां पे बना लेता हूं थोड़ा सा वाज़ेह करके। ये हमारे पास दो प्लेन्स हैं और हमारे पास ये उसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारे पास बच्चे यहां पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, एक यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये एक एंगल थीटा बना है और ये एक हमारे पास एंगल थीटा बन रहा है। ये हमारे पास, ये देखें, अब मैंने इस वाज़ेह कर दिया, ये ए था, पॉइंट ए बना दिया, ये पॉइंट सी था, इसको सी कर दिया। ये हमारे पास जो पॉइंट था, ये हमारे पास कौन सा था, बी। ये हमारे पास कौन सा था, बी प्राइम। अब देखें थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये तो हमें पता है, ये फिक्स है, ये डी है इसकी विड्थ। तो परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, यहां पे बी सी हमारे पास ओवर सॉरी परपेंडिकुलर बी सी हमारे पास है ओवर डी आ जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, डी साइन थीटा। अब बच्चे यहां पे देखो, यहां पे इस इक्वेशन में देखो, तो थीटा के सामने ये पे परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर के सामने ये पे हाइपोटेन्यूज होगा। तो हमारे पास ये वाला अगर थीटा निकालें तो थीटा प्राइम अगर हम इसको कह दें तो सी बी प्राइम ओवर डी, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज, तो सी बी प्राइम इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू सी बी प्राइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा प्राइम आ जाएगा। अब बेसिकली ये थीटा सेम है, तो थीटा प्राइम का हम फर्क हटा देते हैं, थीटा प्राइम और थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। अब हमने इसको क्या करना है, देखें अब हम इस ओरिजिनल फिगर पे आते हैं। तो हमारे पास ये बेसिकली ये और ये एक्स्ट्रा पार्ट था, तो हमारे पास दोनों का आंसर डी साइन थीटा आया। तो हमने इसको क्या किया, ऐड कर लिया, तो टोटल जो हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास 2d साइन थीटा जो एक्स्ट्रा पाथ कवर किया गया, इसको ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा इसकी स्टडी करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। Suppose an X-ray beam used in incident an angle theta on the one of the planes as shown in figure. The beam can be reflected from both upper and lower planes of the atom. ऊपर से रिफ्लेक्ट यहां से कर जाएगी, अगर नीचे जाएगी तो कुछ यहां से भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यहां से भी रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो वो कहता है the beam reflected from lower plane travel some extra path, ये वाली यहां से एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है डिस्टेंस एज कंपेयर टू द beam reflected from the upper plane. The effective path difference between the two reflected beam is 2d sin theta, क्या आ जाएगा, 2d sin theta. Therefore for reinforcement the path difference should be integral multiple of wavelength. हमें ये पता है कि अगर इंटेग्रल मल्टीपल होगा तो हमारे पास जो इंटरफेरेंस आ रही होगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसका मतलब है जो 2d sin थीटा है वो शुड बी इक्वल टू n लैम्डा होगा। तो हम ये लिखते हैं द 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 8। अब
द वैल्यू ऑफ n हमारे पास किस पे डिपेंड करती है बेटा, ये देखो हमारे पास जो n है वो डिपेंड करता है वो पहली सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, वो सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, वो थर्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है। किस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है हमें n वो बताएगा। तो हमारे पास द वैल्यू ऑफ n इज रिफ्लेक्टेड एज द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन कौन से सरफेस से कर रही है, इक्वेशन इज नोन एज ब्रैग इक्वेशन। ये बहुत फेमस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसके यूजेस देखते हैं, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूजेस टू डिटरमाइन इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन सिमिलर प्लेन्स ऑफ अ क्रिस्टल इफ एक्सेस ऑफ नॉन वेवलेंथ आर अलाउड टू डिफेक्ट फ्रॉम क्रिस्टल। अब यहाँ पे देखें, हमने कहा कि हम इसकी स्पेसिंग फाइंड कर सकते हैं। अब स्पेसिंग कैसे पता चलेगा, हम स्पेसिंग इस वजह से पता कर सकते हैं, हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आया। क्यों, क्योंकि उतना ज्यादा उसका इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आ जाएगा। जितना ज्यादा इफेक्टिव पाथ डिफरेंस होगा उसमें हमारे पास क्या होगा, उसका जो पाथ डिफरेंस होने की वजह से उसकी स्पेसिंग उतनी ज्यादा होगी। तो हम इसका एक यूज ये देखते हैं। उसके बाद X-rays diffraction has been very useful in determining the structure of biological important molecules such as hemoglobin, which is an important constituent of blood, and double helix structure of DNA। तो हम जो DNA है उसका स्ट्रक्चर भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं इजीली। हमारे पास जो बॉडी में कोई भी बायोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं वो भी हम एक्सरेज के जरिए फाइंड कर सकते हैं। एक्सरेज ज्यादा हम यूजफुल करें अपनी बॉडी के लिए वो भी हार्मफुल होगा, लेकिन हम लिमिटेड पार्ट के लिए हम इसको यूज करके इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ तक वीडियो कंक्लूड होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।